हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको रिवीजन के लिए कई सारे चैप्टर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। कुछ और चैप्टर्स अभी हम लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। आई रियली होप कि आप लोग उन सब से अपने नोट्स एक बार मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको लिखते हुए चलो, और मेक श्योर कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उस चैप्टर को पूरा लास्ट तक एक बार जरूर देखो। चाहे आप एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका रीज़न ये है कि चैप्टर की स्टार्टिंग हर कोई करता है, ठीक है। तो बच्चों को जनरली ये लगता है कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट जो जहाँ तक क्वेश्चंस पिकअप होते हैं ना वो जनरली चैप्टर के लास्ट के होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आपको मेच्योर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तक क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो आप लोग कोई एक चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये देख करके कि आपने कुछ पोर्शन उसका पढ़ा हुआ है, इससे आप स्वाइप ना कर दो उसको, उसके लास्ट तक जाओ, क्योंकि लास्ट के पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चाहे आप कोई सा भी चैप्टर करो, कोई सा भी एक चैप्टर करोगे, लेकिन उसको पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड उसको पूरा फिनिश करो, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 9, और ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या चैप्टर नंबर 9 ये है आपका लाइट के ऊपर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये अभी हमारा चैप्टर है। फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं सारी जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ ना अभी रिवीजन के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर के बना रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो कि मैं छोड़ दूँ, ठीक है। हाँ, कुछ जो एक्सप्लेनेशन की चीज़ें होंगी वो चीज़ें हो सकता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूं, बट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूं वो है एनसीईआरटी की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ। क्या चीज़? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन क्या हुआ। सो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। इसका मतलब देखो, डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लो, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। क्या कि अगर कोई एक सरफेस है, कोई एक रे ऑफ लाइट गई किसी एक मीडियम से, ये मान लो ये मीडियम नंबर 1 है, ठीक है। मीडियम 1 से रे ऑफ लाइट गई, इस सरफेस पे इसने स्ट्राइक किया और वापस सेम मीडियम में आ गई। तो ये जो फिनोमेना है, क्या, व्हेन अ रे ऑफ लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? सुनाओ, आगे बढ़ते हैं जरा। और रिफ्लेक्शन में इसके कुछ लॉज हैं। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देखो, पहला जो लॉ है ना, लॉ नंबर 1, वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, कौन सी? इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्या? रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। क्या? लाई ऑन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसका आगे लिखते रहो, ठीक है ना। जो मैं वर्बली बोल दे रहा हूँ बट राइटिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका आगे आप लोग लिख लेना खुद से, ठीक है। अच्छा, तो पहला लॉ क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये है किसका? दोनों। ये तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन दोनों में आएगा, लेकिन अभी हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। दूसरा इसका जो लॉ बोलता है वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पे ये दोनों लॉज अप्लाई होंगे, पहला और ये दूसरा, दोनों लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है ना। नाउ इसके बाद आपके पास ना कुछ प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे प्लेन मिरर की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसमें जो आपके पास ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो पहली चीज़ तो ये है कि इससे जो इमेज बनेंगे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे। प्लेन मिरर से सारे इमेजेस क्या बनते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इसमें जो भी इमेजेस बनेंगे, ठीक है, वो एट द सेम डिस्टेंस। क्या? जो इमेज होगी ना, इमेज इज एट अ डिस्टेंस, as the object is from mirror। मतलब ये हुआ
कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इमेज जो है वो दिखाई पड़ेगी। सिंपल एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे ये मान लो कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आपके डिस्टेंस अगर ये 5 मीटर है तो आपकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे इस मिरर के अंदर में आपको जो अपनी इमेज बनती हुई दिख रही होगी वो भी 5 मीटर के अंदर ही बनेगी। मतलब 5 मीटर अगर आप दूरी पर खड़े हो तो प्लेन मिरर के अंदर 5 मीटर पे ही बनेगी। एक और चीज़ इसके अंदर क्या है वो है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड होगा वो इमेज का आपको लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। ये चीज़ें हैं प्लेन मिरर की जो कि आपको ध्यान रखनी है। अभी तक का जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने इससे हार्डली कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया वो है स्फेरिकल मिरर। क्या है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो है वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा है वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो इनको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो दोनों मिरर्स है ना ये किसी स्फेयर का पार्ट रहे होंगे। मानो कि ये कोई स्फेयर है, ये कोई स्फेयर है, ठीक है ना, और आपने इसका छोटा सा पार्ट अगर काटा, आपने ये इस पोर्शन को आपने काट लिया, ठीक है, और इसका किसी मिरर के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, और उसको ज़्यादा मिरर डेवलप कर दिया। तो ऐसे जो मिरर्स बनते हैं उनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉनकेव एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स। नाउ कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पहचान कैसे करोगे? तो देखो क्या है, अगर कोई मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, क्या अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, देखो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये वाला है, कहाँ पे, जहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, और जहाँ पे शेडिंग कर रखी है वो पेंटेड है। तो जो जहाँ से रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अगर वो इनवर्ड्स है, अगर वो क्या है इनवर्ड्स है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन क्या हो जाता है इनवर्ड्स, यहाँ पे ध्यान रखना इनवर्ड्स। क्या कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग पोर्शन कहाँ पे होगा, इनवर्ड्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये आउटवर्ड्स होगा। क्या कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे शेडिंग हो गई, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, इस वाली सरफेस से हो रहा है। तो इस वाली सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये आउटवर्ड्स है, बाहर को निकला हुआ है, इसका मतलब वो क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। सो अलग अलग डायग्राम बने हुए आ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अगर इनवर्ड्स है तो कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन अगर आउटवर्ड्स है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद है कुछ कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें आपके मिरर्स में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मिरर बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ कि ये आपको मैंने क्या बताया कि ये स्फेरिकल मिरर जो है ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है, ये सी क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर है। जो भी स्फेयर था जिसका ये स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है, उसका जो सेंटर था वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम लोग आप लोग खुद से लिखते रहो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो आर है कहीं अलग से लिख देना कि आर इज फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही होती है, ये इस इमेजिनरी लाइन का जो नाम होता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ अब अगर जब रे ऑफ लाइट्स कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा वो होगा फोकस। तो यहाँ पे मैंने आपको फोकस की डेफिनेशन बताई है अभी। क्या फोकस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis, parallel to principal axis after reflection meets at a point, क्या reflected ray, इसकी जो reflected ray होगी, reflected ray meets at point, meets
एट अ पॉइंट, जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा फोकस होगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है, कि फोकस की डेफिनेशन क्या है, उसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर था। कॉन्वेक्स मिरर में सिंपली ये हो जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस की डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस जा रहा है, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएंगी वो इस तरीके से क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, जैसे कि किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, जैसे किसी एक पॉइंट से आ रही है, ये जिस पॉइंट से आती हुई लगेंगी वो पॉइंट आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कहीं पे लिख लेना, ठीक है, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बना करके लिखो। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट और बुलेट वर्ड्स आपको लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है तुम्हारा क्या, अपर्चर, ठीक है। अब अपर्चर क्या हुआ, देखो अगर ये कोई एक मिरर है, ठीक है, अगर ये कोई स्फेरिकल मिरर है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो ये पोर्शन है ना, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। इसका जो डायामीटर होगा, ये जो डायामीटर होगा ना यहाँ से यहाँ तक, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का डायामीटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपर्चर। क्या, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। और क्लास 10 तक की स्टडीज़ में हमारे पास जितने भी हैं उन जितने भी लेंसेज हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनका जो अपर्चर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। क्या, अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से, किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ, R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ। ये एफ क्या हुआ, तो फोकल लेंथ हुआ भाई, जहाँ पे फोकस है, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये पोल टू फोकस, क्या, पोल टू फोकस की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और फोकल लेंथ आपको पता है, तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोल देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे जनरली आ सकता है, ठीक है। आपके पास जो हमारे पास जो भी मिरर्स हैं वो स्फेरिकल मिरर्स, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशन ये है कि अपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते जरा, अब है इसके बाद इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये ध्यान रखो, सबसे पहले अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें, किसकी, कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में टोटल केसेस कितने होते हैं, 6 केसेस होते हैं। कितने, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं। केसेस कितने हैं, 6 केसेस हैं, ठीक है। इन केसेस को जरा हम लोग इस तरीके से समझेंगे, कैसे समझेंगे, जैसे मान लो अपने पास ये कोई एक मिरर है, अपने पास कोई एक कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया क्या हमारा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में क्या है, हमको देखो क्या है, ऑब्जेक्ट को ना हमारे पास ना 6 पोजीशंस है, 6 पोजीशंस को पहले समझ लो। 6 पोजीशन कौन कौन सी है वो समझ लो। एक है हमारे पास इन्फिनिटी, पहली क्या है, इन्फिनिटी। दूसरी क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा है क्या, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर क्या है, एट फोकस, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा। तीसरी कंडीशन कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। चौथी कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन फोकस पे। और छठी कंडीशन क्या है, फोकस एंड पोल के बीच में। इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आ रहा है। अच्छा, पोल कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। फोकस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ये फोकस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब ऑब्जेक्ट, जैसे जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। और जो इमेज है ना वो यहां से इस तरीके से मूव करेगी। ये इमेज की मूवमेंट है, ये इमेज इस तरीके से मूव करेगी और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। यहां पे मैं 1 डैश लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसको, एट फोकस, एट फोकस। कौन सी कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फोकस पे आपकी इमेज बन जाएगी,
नाउ दूसरी कंडीशन, तो ये 1 डैश हो गया, यहाँ पे मैं इसको 2 डैश लिख रहा हूँ, 2 डैश, ये क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पे, यहाँ पे हम लोग दोबारा थर्ड पे देखो, आप देख रहे होगे अभी कि ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और ये एक एक स्टेप इमेज जो है वो पीछे जा रही है, ठीक है ना। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो यहाँ पे हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। इसको मैं 3 डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 डैश हो जाएगा, 4 डैश किसके लिए हो जाएगा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 डैश। इसके लिए आप क्या लिखोगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो मतलब बियॉन्ड सी। समझ में आ रहा है अभी। नाउ अब अगर ये फोकस पे चला जाएगा तो इमेज 5 डैश, तो ये इन्फिनिटी पे आ गया, ये इन्फिनिटी पे आ गया। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट और ज़्यादा अंदर जाएगा तो देखो यहाँ के तो सारे पॉसिबिलिटीज़ खत्म हो गई, इन्फिनिटी से पीछे जा नहीं सकता। अब कहाँ जाएगा, तो ये जो 6th वाला केस है, इसके लिए हमारी इमेज यहाँ पे बनती है, इसको 6 डैश बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, कौन सी, ये 6th वाली कंडीशन है, जिसमें जो इमेज है वो कहाँ पे, बियॉन्ड दी मिरर बन रही है, मिरर के भी पीछे बन रही है। ये वाली कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई इमेज बन रही होगी तो एक्चुअल रे ऑफ लाइट तो मिरर के पीछे जा ही नहीं सकती, तो एक्चुअली तो रे ऑफ लाइट वहाँ मीट नहीं कर रही है, बट हमें अपीयर हो रहा है ऐसा कि वहाँ पे वो मीट करेंगी, एग्जैक्टली मीट नहीं करें, तो अपीयर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। क्या बनती है, ये वर्चुअल इमेज। और जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वर्चुअल के साथ साथ वो इमेज इरेक्ट भी होती है, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखोगे, क्या, एनलार्ज रखोगे, क्या, एनलार्ज इमेज, ठीक है। नाउ अब ये देखो, ये तो 6 केसेस हैं। अब आपको इनमें से कोई एक केस आएगा, मैक्सिमम टाइम पे ये 6th वाला केस आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो क्या है, आपने बनाया एक मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया, ये हो गया आपका पोल, यहाँ पे मान लो ये फोकस हो गया, यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बाद इन्फिनिटी। अब जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की हम लोग, मैं सिर्फ एक ही रे डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ और इसी से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि बाकी आपको कैसे करना है। देखो ऑब्जेक्ट की हमने पोजीशन ले ली, क्या, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया है। आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 रे ऑफ लाइट्स होनी चाहिए, तो मतलब एक रे ऑफ लाइट तो हम लोग पैरेलल ले लेंगे। ये हर केस के लिए है कि एक रे ऑफ लाइट को तो आप पैरेलल ले लो, और जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है ना, वो हमेशा कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट को आप आइदर ले लो किस पे, पोल पे, पोल पे अगर जा रही है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर एक रे ऑफ लाइट को अगर आप लेते हो फोकस से, ठीक है, तो मान लो अगर ये रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जा रही है तो ये पैरेलल निकल जाएगी इसके, ये इस तरीके से पैरेलल चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आपको इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया, और ये जो इमेज बन रही है ना, ये इसके पीछे बनेगी। ये कब, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो है हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके पीछे बन रही है हमारी क्या, इमेज। अच्छा, डायग्राम में जब भी अगर आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है और उसके लिए इमेज की कंडीशन कहाँ पे होती है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप डायग्राम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसको डायग्राम को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, वो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज, जैसे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो ऐसा। अच्छा, अगर जब भी रियल इमेज बनती है तो रियल इमेज के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड आता है। क्या आता है, इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल इमेज बनती है, जो कि वाला केस है 6th वाला केस, ठीक है, तो वहाँ पे वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा अब। हाँ इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन का हमारा काम हो गया है। अच्छा हाँ, इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
क्या कि कॉन्वेक्स मिरर से क्यों। देखो बच्चों, मैं लिख लिख करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग ना खाली ना बैठो, आप लोग भी लिखते रहो, ठीक है। जितना लिखोगे ना, जितना आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं से भी नोट्स उठा लोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे। और इसीलिए मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं लिख लिख करके पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे भी लिखें। आप ध्यान रखो कि आपको एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठना है और साथ साथ लिखते हुए चलना है, ठीक है। नाउ हम लोग आ गए हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं, ठीक है। और इन दो केसेस को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो। क्या पहला केस तो क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी पे हो तो जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वो बनती है फोकस पे, एट फोकस, फोकस पे बनती है। दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पे भी, एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो आपकी जो इमेज बनेगी, आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी क्या, बिटवीन, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। इसका एक रे डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ, चलो दोनों बना देता हूँ इसमें। देखो ये है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। मान लो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से अगर आएंगी, अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आएंगी, ठीक है। ये पोल हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से निकलेंगी, यहाँ से इस तरीके से ये निकलेंगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी एक ही पॉइंट से ये आ रही हैं। ये पॉइंट होगा आपका फोकस। अब देखो मिरर के पीछे रे ऑफ लाइट जा नहीं सकती, मिरर के पीछे तो रे ऑफ लाइट जा नहीं सकती, उससे पहले ही रहेंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है ये वर्चुअल है। क्या ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और फिर इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। वर्चुअल होती है तो वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज तो इसका मतलब इरेक्ट इमेज, ठीक है। रियल इमेज तो इसका मतलब वहाँ पे इन्वर्टेड है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में यही इमेज बनती है, क्या, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और एक और कंडीशन क्या है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड या फिर छोटी, छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, ये तीन चीज़ें सारी इमेज फॉर्मेशन में होती हैं। और इसका जो सेकंड केस है, इसको भी अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो कि ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सेस। मान लो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो वापस सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपका इमेज की फॉर्मेशन हो रही है छोटी सी, लो यहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। लो अभी दिख रहा होगा कि ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। ये था आपका फोकस और ये था पोल। तो पोल और फोकस के बीच में आप कहीं पे भी रखोगे ना, इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे तो कंडीशन यही बनेगी। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब दो ही कंडीशन है और दूसरे कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बिटवीन फोकस एंड पोल बनेगी। उसके लिए ये तीन कंडीशंस इमेज की रहने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज भी है। इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इन्वर्टेड का मतलब हुआ इमेज डाउनवर्ड्स है, मतलब अपसाइड डाउन। वो इन्वर्टेड में क्या होता है, अपसाइड डाउन होता है, इरेक्ट में क्या होता है, अपसाइड अप होता है, ठीक है। चलो, मतलब अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है, ए बी करके ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी यहाँ पे ए डैश बी डैश अगर बन रही है कहीं पे तो इसका मतलब ये इरेक्ट है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से बन रही है कि बी डैश ए डैश, ये वाली इमेज जो है ये है इन्वर्टेड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, थोड़ा समझाने का भी हो जा रहा है। नाउ इसके बाद है हमारे पास यूजेस। क्या है, यूजेस। और देखो यूजेस में ना बहुत प्रिसाइजली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो कॉन्केव मिरर का यूजेस पूछेगा तो बोर्ड में अगर कॉन्केव मिरर के यूजेस पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे कॉन्केव मिरर लगता है। जैसे कहाँ कहाँ पे लगता है, तो व्हीकल की हेडलाइट में लगता है, व्हीकल की हेडलाइट में लगता है, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं, क्या, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसको यूज करते हैं, तो कॉन्केव मिरर। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्केव मिरर के हैं, कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। कॉन्केव,
कॉनकेव मिरर के यूज होता है। और कहाँ पे होता है, तो ये टॉर्च में भी यूज़ होता है, टॉर्च में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी रे ऑफ लाइट को फोकस करना होगा ना किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या कॉनकेव मिरर यूज़ होगा, ठीक है। और देखते जरा इसमें एक दो वर्ड्स और मैं भूल रहा हूँ जो आपके बुक में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सेविंग मिरर हो गया और एक सोलर फर्नेस हो गया। क्या, सेविंग मिरर और एक सेविंग मिरर एंड सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। अच्छा, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना क्योंकि कभी कभी बोर्ड्स में ना क्वेश्चन की डिजाइनिंग पता कैसे होती है कि अ मिरर इज यूज्ड बाय एक्स पर्सन, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर। तो मतलब क्वेश्चन की डिजाइनिंग वो इस तरीके से करेंगे कि इसके यूजेस से क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है, इसलिए इनके यूजेस को एक बार देख लेना। ये तो हो गया कॉनकेव का। अगर कॉन्वेक्स में अगर आ गया, मान लो कॉन्वेक्स में अगर आ गया, तो एक तो ये व्हीकल में रियर व्यू के लिए यूज होते हैं, क्या, पीछे देखने के लिए, रियर व्यू के लिए। बट अगर कॉनकेव मिरर के यूजेस पे अगर क्वेश्चन आता है ना, तो उसका क्वेश्चन ये होता है कि क्यों हम लोग रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं। तो उसके कुछ रीजन है। क्या, सबसे पहले तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनाएगा। दूसरा, ये वाइडर रेंज देगा आपको, वाइडर रेंज मतलब एक छोटे से मिरर से आप एक बहुत बड़ा एरिया देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक तो वाइडर रेंज हो गया, और इसके अंदर इरेक्ट इमेज बनेगी, वाइडर रेंज बनेगा, ठीक है। और इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल एंड वाइडर रेंज, इन दोनों चीज़ों की वजह से आपको जो रियर व्यू के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब है इसके बाद अपने पास क्या, साइन कन्वेंशन। देखो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा वो क्या आ गया, साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान क्या रखना है, मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई एक मिरर है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर ही हो, आप कोई सा भी मिरर एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे कोई सा एक मिरर एज्यूम कर लो, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन में आप इस तरीके से ध्यान रखना कि आपके पास जितने भी रे डायग्राम आएंगे वो उसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। मतलब अगर मैं इमेज को देख रहा हूँ इस तरीके से, अगर कोई क्वेश्चन आ रखा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा ये इस तरफ में होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हायर लेवल पे क्वेश्चन थोड़े से चेंज भी होते हैं। सो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, क्या, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है ना। देखो ये पोल है, ये पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी मेजरमेंट आप करोगे वो हो जाएंगे नेगेटिव। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड के जो मेजरमेंट होंगे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट वो नेगेटिव हो जाएंगे, पोल से राइट हैंड साइड के जितने भी मेजरमेंट होंगे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये तो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला केस। दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपको हाइट ऑफ इमेज की बात की गई हो तो जो वर्टिकल है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो ये पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो ये नेगेटिव। वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ठीक है। पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव। अच्छा, तो ये दो चीज़ें हो गई। इसका मतलब हम लोग ये दो मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या, एक तो कर रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं हम लोग वर्टिकल मेजरमेंट। क्या, वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्टिकल मेजरमेंट, ठीक है। सो देखो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर होता है तुम्हारा क्या, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, फिर इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस। फिर फोकस हो सकता है, फोकल लेंथ। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब क्या है, ये है आपके क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होते हैं, फ्रॉम पोल। कहाँ से, फ्रॉम पोल। अब आप देखो पोल से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
तो पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव डिस्टेंस दिख रही है मुझे, तो इस वजह से जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्या? ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो क्या है कि अब इमेज डिस्टेंस है, अगर इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही है अगर, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, अगर मान लो इमेज यहाँ पे कहीं पे बन रही है तो आप यहाँ से यहाँ पे अगर मेजरमेंट करोगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, क्या जो इमेज डिस्टेंस है, अगर इमेज आपकी लेफ्ट साइड में बन रही है, कोई भी यहाँ पे कोई सा भी, आप ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, आप कॉन्वेक्स मिरर मान सकते हो, आप लेंस मान सकते हो इसको। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अगर इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेज आपकी राइट साइड में फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ कि फोकल लेंथ कौन सा यूज़ होगा, तो फोकल लेंथ जहाँ पे भी वैसे जनरली जहाँ पे हमारा इमेज बन रही होती है ना, ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लोग देख लेते हैं। लेकिन कुछ के मतलब मैक्सिमम टाइम पे आप ये देखोगे कि जैसे रे ऑफ लाइट अगर इधर से जा रही है तो ये ऐसे करके, मतलब ऐसे करके आएगी, फोकस इसका यहाँ पे रहेगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई लेकिन उसने इधर वाला फोकस यूज़ किया और इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है वो भी कौन सा यूज़ हो रहा है, अगर इधर वाला तो वो पॉजिटिव, अगर इधर वाला तो ये नेगेटिव। मतलब सेम इसी की तरह फोकल लेंथ का भी हो जाएगा, जैसे ये है वैसे अपना फोकल लेंथ का भी हो जाएगा। जैसे हमारा इमेज डिस्टेंस का था वैसे हम लोग फोकल लेंथ का भी देख लेंगे। सिमिलरली जैसे अगर फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप लेंस और मिरर दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है। ठीक है, आप बस इसकी जगह मिरर एज्यूम कर लो, सारी चीज़ें उसमें सेम रहेंगी। इसकी जगह अगर आप लेंस एज्यूम कर लो, सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन हो गया। इसके बाद है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। क्या? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखो क्या है ना कि यहाँ से तो भाई क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन से तो क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही आएगा। मिरर फॉर्मूला ध्यान रखना कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मिरर फॉर्म ध्यान रखना कि यहाँ पे मिरर के केस में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्या लेंस फॉर्मूला भी अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कितना सा है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये लेंस फॉर्मूला हो गया और ये मिरर फॉर्मूला हो गया। नाउ इसके बाद आती है बात मैग्निफिकेशन की। क्या? मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h, वेयर h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, h डैश अपॉन h, यहाँ पे भी h डैश अपॉन h। मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, क्या? m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा v अपॉन u। कैसे ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में नेगेटिव आ गया है, लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव आ गया है, तो लेंस के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, मतलब v अपॉन u सीधे। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, इसमें मिरर फॉर्मूला में ये पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन अपना नेगेटिव। ये वाला जो फॉर्मूला है ना h डैश अपॉन h वाला, ये बिल्कुल A to Z सेम रहेगा दोनों केसेस में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है ना, नाउ अब देखो यहाँ पे f u v। सो देखो f क्या है, तो f होता है तुम्हारा फोकल लेंथ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये फोकल लेंथ है। u क्या है, तो u है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि ऑलवेज इन नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। और v क्या होता है, तो v होता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, और ये हमेशा मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कौन से साइड में है। अगर ये लेंस या फिर मिरर के लेफ्ट साइड में है तो फिर ये इमेज क्या है, नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगी। अगर ये राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा।
देखो अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, अब सीधे शुरू हो रहा है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो देखो सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो ये एक फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से, ये मान लो मीडियम 1 है और यहाँ पे ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, तो किसी एक मीडियम से रे ऑफ लाइट चलते हुए किसी दूसरे मीडियम में चली गई। देखो रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ गई, मान लो ये एयर से ग्लास में आ गई या फिर एयर से वाटर में आ गई, तो ये जो है ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये समझ में आ गया अभी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इतना समझ में आ गया। तो इसके सीधे सीधे हम लोग लॉज देख लेते हैं कि इसके लॉज क्या है। तो जो पहला लॉ है ना, क्या, इंसिडेंट रे, देन नॉर्मल एंड देन रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, तो ये तो हो गया आपके पास पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और ये आपका किसमें, रिफ्लेक्शन में भी था, तो ये रिफ्रैक्शन में भी है, दोनों में पहला लॉ सेम हो गया। दूसरा लॉ थोड़ा अलग है। दूसरा लॉ ये बोलता है क्या, यहाँ पे ये बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये है इज कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है। अगर पूछ लें कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप ये बताओगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, स्नेल्स लॉ की वैलिडिटी कहाँ पे है, तो क्या बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट कहाँ तक कांस्टेंट रहता है, तो पेयर ऑफ मीडियम शुड बी सेम। पेयर ऑफ मीडियम, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने ग्लास एंड वाटर का लिया तो उसका कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, तो वो हमेशा सेम वही रहेगा। मान लो मैंने पेयर ऑफ मीडियम में मैंने ऑयल एंड ग्लास ले लिया, तो उसका जो भी हमारा ये कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे कहीं भी जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे आप पेयर ऑफ मीडियम चेंज करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है कि मतलब स्नेल्स लॉ कहाँ पे वैलिड है, तो पेयर ऑफ मीडियम के लिए। और दूसरा क्या है कि ये होता है तुम्हारा किसके लिए, सेम कलर ऑफ लाइट के लिए। क्या, सेम कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कलर ऑफ लाइट को चेंज कर दो, पहले आप रेड लाइट डाल रहे थे, अब आपने ब्लू लाइट डालनी शुरू कर दी, तो आपका जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट जो है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction is always constant. This is Snell's law and this constant value is the refractive index, ठीक है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, तो ये हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपने अभी डायग्राम देखा कि अगर ये कोई एक मीडियम 1 है, यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा मीडियम 1 और यहाँ पे है मीडियम 2। क्या है, मीडियम 2, ठीक है। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पे एक अलग स्पीड से आई और यहाँ पे एक अलग स्पीड से जा रही है, ठीक है ना। तो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो जो ये स्पीड ऑफ लाइट है ना डिफरेंट मीडियम में, इससे भी हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा उसको समझो। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या, मीडियम 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करना चाह रहे हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो नीचे होगी। क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
ठीक है ना, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो वो हो जाएगा ऊपर में क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू बना रखा है मैंने, ठीक है ना, म्यू, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम 2 जो होगा वो अपॉन में रहेगा, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, तो न्यूमरेटर में रहेगा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो वो न्यूमरेटर में, जिसका फाइंड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो ऐसा। अच्छा, अब अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड कर दें, क्या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जब हम लोग फाइंड करते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सिंपली इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी बोल देते हैं। अगर आपको कोई एक मीडियम दे रखा है, ये बोल रखा है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, या फिर मान लो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, या फिर किसी ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इसका मतलब उसका कंपैरिजन किसके साथ है, एयर के साथ है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह अब क्या हो जाएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो, किसके विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड कर रहे हो, तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कभी अगर आपको लग रहा है अभी लिखने के लिए तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन में होगा वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जो भी मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो डायमंड है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है तुम्हारा 2.42, ठीक है। तो ये 2.42 कैसे आया होगा, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2.42 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ऐसा रहा होगा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो कैसे फाइंड करोगे, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है 3 × 10⁸ ये हो गया तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। v को यहाँ से यहाँ पे लेकर चलो तो v आ गया, ये इधर से इधर चला जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा 2.42। इसको सॉल्व कर दोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे कि पूछ ले जाए, इसकी थोड़ी तैयारी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, अभी एक ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन छूटा हुआ है, मतलब टॉपिक, उसको भी जरा समझा देता हूँ। चलो ठीक है, ग्लास स्लैब वाला समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। देखो क्या है, ग्लास स्लैब इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, ध्यान रखना ग्लास स्लैब जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, और ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये एयर है और ये जो है, ये मीडियम जो है वो है ग्लास, ठीक है, ये ग्लास हो गया, ठीक है। तो आपको ये पता है कि रे ऑफ लाइट एयर में या फिर वैक्यूम में हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे कम होगी। तो अगर यहाँ पे कम होगी तो जहाँ पे भी जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो क्या है, डेंसर मीडियम है। और रे ऑफ लाइट क्या, रे ऑफ लाइट जब रेयरर मीडियम से क्या, रेयरर टू डेंसर, क्या डेंसर मीडियम में जब जाती है तो ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी होता है, क्या, जब डेंसर टू रेयरर रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इनको लिख लेना कहीं पे, ठीक है, मतलब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको लिखते हुए चलो, ठीक है। कोशिश मेरी ये है, देखो अभी के टाइम में मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिवाइज कराना है, इसलिए मैं बहुत टू द पॉइंट पे ही चल रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब एयर और ग्लास में ग्लास जो है ज़्यादा डेंसर है, इसका मतलब रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। फिर अब यहाँ पे दोबारा क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे फिर से ये ग्लास है और ये एयर है, तो रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है, इसका मतलब ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, इस तरीके से चली जाएगी,
ठीक है। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है और ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, बीच में जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो बाहर निकल रही है ये एमर्जेंट रे है। ठीक है, जो बाहर निकल रही है वो एमर्जेंट रे, जो इंसिडेंट है वो इंसिडेंस रे, और जो बीच में है ये रिफ्रैक्टेड रे। और आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द एमर्जेंट रे। ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता है। इसके पीछे की जो भी साइंस है वो अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। देखो इसमें भी आपको पता है कि लेंसेस हमारे पास कितने हैं, 2 लेंसेस हैं। एक है तुम्हारा कौन सा, कॉनकेव लेंस, और एक है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा कॉनकेव लेंस और एक है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, पहले जरा इन लेंसेज को क्या होते हैं ये समझ लो जरा। जैसे मान लो कि ये जो लेंस है ना, इसको जनरली हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरली इसका जो नाम है वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस। सिंपली इसको कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। क्या, कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। और ये जो है ये है आपका डबल कॉनकेव लेंस। क्या है ये, डबल कॉनकेव लेंस। सिंपली इसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोल देते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देता है किसी एक पॉइंट पे। जैसे मान लो अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। ये है पॉइंट फोकस। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, कन्वर्ट हो जा रही है। कन्वर्ट हो जा रही है इसका मतलब ये जो लेंस है ये कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है ना। सो कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू इट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। The ray of light coming parallel to the principal axis are क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो फोकस पे क्योंकि कन्वर्ट हो जा रही है इस वजह से ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अगर हम लोग इसको इस वाले लेंस को देखेंगे तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल appears to come or diverge in a way that they appears to come from focus. So क्योंकि ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल डाइवर्ज। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन, और हम लोग देखेंगे किसका इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस में होता है ये सिमिलर है किसमें, ये आपका सिमिलर टू कॉनकेव मिरर है। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी ना इमेज की, वो प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगी कॉनकेव मिरर वाले प्रॉपर्टीज के साथ। तो कॉन्वेक्स मिरर में कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। क्या है, 6 केसेस हैं। ठीक है, सेम वही वाले केसेस होंगे जो वहाँ पे थे। अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया लेंस, ठीक है, ये हो गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसको F1 और F2 मान लो, मतलब F1 C1, और यहाँ पे इसको F2 एंड C2 मान लो। ठीक है, अब देखो क्या है कि रे ऑफ लाइट जब इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट की जो पहली कंडीशन है वो क्या है, वो है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट कंडीशन इज इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज बनती है कहाँ पे, फोकस पे। तो ये इमेज अब इस तरीके से चलेगी। इमेज जो है, जो इमेज है वो इस तरीके से चलेगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से चलेगा। तो अब देखो इमेज अभी कहाँ पे है, जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे है, फोकस पे है।
फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेकंड केस हो जाएगा इसका हमारा। तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा 2 डैश लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अच्छा, जब ये बन जाएगा कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीसरा केस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारी जो इमेज बनेगी वो 3 डैश, मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी, ठीक है ना। फिर जब ऑब्जेक्ट हमारा और अंदर चला जाएगा, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चला जाएगा, यहाँ पे चला गया, तो फोर्थ केस है क्या, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ गया तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो ये इसके पीछे, मतलब यहाँ पे 4 डैश लिख रहा हूँ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पहुँच गया 5th कंडीशन में, कहाँ पे, एट फोकस, एट फोकस। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर कहीं बनेगी, इसको मैं ये लिख दे रहा हूँ 5 डैश, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी पे। समझ में आ रहा है अभी। नाउ आगे बढ़ते जरा, अगर इससे और आगे गया तो ये 6th कंडीशन, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर की जो कंडीशन है, इस केस में जो इमेज है वो इसी साइड बन जाएगी। जैसे मिरर का अगर आपको याद होगा तो कॉनकेव मिरर में वो मिरर के पीछे बन जा रही थी, ठीक है। इसके केस में ये इधर ही कहीं बन जाएगी। इसका मतलब कि इसको मैं यहाँ पे C डैश यहीं पे कहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इधर कहीं पे, मतलब इस साइड में, बिफोर, इसको बोलेंगे बिफोर लेंस, ठीक है। कौन से केस में, जब 6th वाला जो केस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बिफोर लेंस बन जाएगी। अच्छा, रे डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन के जो रे डायग्राम बनेगा, क्या, इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम बनेगा, क्या, रे डायग्राम, आपको ध्यान रखना है कि जहां पे 2 रेज, 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करेंगी, वहां पे आपका क्या बनेगा, वहां पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं इसमें, एक इमेज फॉर्मेशन करके। जैसे मान लो कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, कहाँ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कहाँ से जा रही है, मतलब फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे हमको ये मिल गई। दूसरा कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधे सीधे चली जाएगी रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखोगे आप, देखोगे इमेज यहाँ बन रहा है, ये बन रही है इमेज। तो ये क्या है, देखो फोकस तो यहाँ पे था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इसका मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बन रही है इमेज। अब देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग ए लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा ए डैश और यहाँ पे हो गया तुम्हारा बी डैश, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस से होते हुए जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी वो सीधे सीधे पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। और आपको ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, देखो ऊपर से रे ऑफ लाइट निकली और नीचे मैच कर रही है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। और जब भी इन्वर्टेड तो इसका मतलब वहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा, रियल इमेज होती क्या है, तो रियल इमेज दोज इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जो आप किसी एक पेज पे ऑब्टेन कर सकते हो उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और एंड द इमेजेस विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन आर दी वर्चुअल इमेज। सो रियल इमेज आपको पता लग गया क्या होता है, और जब भी रियल इमेज बनती है तो वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इमेज डायग्राम का भी हो गया। बाकी इसका जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो भी मैंने ऊपर बता दिया है। मैग्नीफिकेशन में एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, क्या आपको ये पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h'/h होता है, ठीक है, या फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा -v/u फॉर मिरर एंड m = v/u फॉर लेंस, ये लेंस के लिए होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ मैग्नीफिकेशन को देखो, मान लो मैंने इनको पूरा सॉल्व किया और मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो कुछ +2 आ रही है,
तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को अलग अलग समझो। अगर मैग्नीफिकेशन की साइन जो है, अगर ये साइन अगर नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, नेगेटिव, इसका मतलब कि रियल इमेज है। क्या, रियल इमेज। समझ में आ रही बात? मैग्नीफिकेशन को दोनों चीज़ों में ध्यान दो। अगर उसका साइन जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो ये रियल इमेज बनेगी। अगर ये साइन अगर पॉजिटिव है, जैसे कि इस केस में दिया हुआ है, अगर साइन तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो न्यूमेरिकल करते हुए जब आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या है, तो आप उसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करके तब बताओगे कि नेचर ऑफ द इमेज रियल है या वर्चुअल है। और आपको पता है कि अगर रियल होगा तो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल होगा तो अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। ठीक है। नाउ अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, दूसरा पॉइंट ये है, तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर 1 से ज़्यादा है, तो इमेज जो होगी, इमेज वो ग्रेटर होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है। और अगर ये आपका इक्वल्स टू 1 है तो इमेज जो होगी, हाइट ऑफ इमेज वो इक्वल हो जाएगी किसके, ऑब्जेक्ट के। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो जो इमेज होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो लेस हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। समझ में आ रहा है अभी ये? तो मैग्नीफिकेशन को आपको दो चीज़ों में समझना है। जब भी न्यूमेरिकल्स में आपसे नेचर पूछा जाए तो नेचर में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का साइन अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज, रियल इमेज इसका मतलब इन्वर्टेड है। वर्चुअल इमेज अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। ठीक है ना। चलो, तो यहां तक हो गया हमारा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका, वो है क्या, पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। ध्यान रखना, पावर ऑफ लेंस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, डायोप्टर में। किसमें, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का इसमें जो आपके पास जो फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस का, पावर का जो फॉर्मूला है वो है 1 फोकल लेंथ। ठीक है। और आपको पता है कि पावर को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, डायोप्टर में मेजर करते हैं। और जिसमें जो फोकल लेंथ को हम लोग लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। इसका मतलब 1 डायोप्टर जो है वो 1 पर मीटर है। क्या है, 1 डायोप्टर इज पर मीटर, मतलब मीटर का अपॉन, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर टू द पावर -1। तो 1 डायोप्टर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ध्यान रखना कि पावर फाइंड करते हुए हम लोग फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो मीटर में लिखते हैं। जनरली आपको जो लेंसेज दे रखा होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है। पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसकी पावर निकालो। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपकी जो पावर है, पावर ऑफ लेंस, अगर पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और अगर पावर जो है वो नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी पावर फाइंड करने के लिए आता है, फिर ये पूछा जाता है कि टेल वेदर दिस लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होता है कि अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज हुज पावर इज दिस मच। अब आपको पता होना चाहिए कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। फिर उसकी पावर, तो उसकी पावर जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है। फिर उसका फिर इमेज कुछ फाइंड करने के लिए दे देंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अभी के लिए ये चैप्टर जो है यहाँ पे होता है हमारा फिनिश। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगर आप लोगों को ये वीडियोज इंपॉर्टेंट, यूजफुल लग रही हैं तो 2 या 3 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके पास अभी पेपर से पहले, आप उसमें अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। और भाई आप लोग सारे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वो ये कि पढ़ते हुए अपने हाथ में पेन और कॉपी जरूर रखो, अपने नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।